जय हिंद साथियों, घटना चक्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। घटना चक्र परिवार की तरफ से शुरू किए गए विज्ञान के टॉपिक वाइज वीडियो श्रृंखला के तहत आज हम लोग पाचन पे चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाचन क्या होता है, ठीक है, पाचन की परिभाषा बताया गया। ठीक, अब इसके विषय में हमने आपको बताया था कि पाचन के विषय में कि जो पाचक एंजाइम होते हैं वो उनकी प्रकृति क्या होती है, अर्थात संरचना या बनावट के जिससे वो क्या होते हैं, और कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों का पाचन करते हैं। ठीक है, तो इतने के बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पाचक से संबंधित विभिन्न अंगों पर, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रारंभ जो है इसका मुख से होता है और अंतिम रूप से छोटी आंत के इलियम में जाकर पाचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा था कि पाचन की क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख से होता है। ठीक है, तो मुख में पाचन से संबंधित 3 अंगों को हमने बताया था कि जो इसमें पाचन की क्रिया में सहायक अंग होते हैं। पहला इसमें आपको बताया था दांत के विषय में, ठीक है, दूसरा जिह्वा के विषय में और तीसरा लार ग्रंथियों के विषय में। ठीक है, इस पर हमने चर्चा किया था, दांत के विषय में, जिह्वा के विषय में और लार ग्रंथियों के विषय में। यहाँ हमने बताया कि लार ग्रंथियों से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला एंजाइम हमने आपको टाइलिन बताया था और दूसरा लाइसोजाइम बताया था, लाइसोजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर टाइलिन को हमने बताया था कि स्टार्च को पचाता है। स्टार्च अर्थात एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, और स्टार्च को पचाकर ये माल्टोज में बदल देता है। जबकि लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम भोजन के साथ ग्रहण किए गए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ से मुख के बाद भोजन जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन होता है वो ग्रास नली में आता है। ठीक है, और इसी ग्रास नली के माध्यम से यह आमाशय में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ग्रास नली में किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता, ये केवल मुख और आमाशय के मध्य एक सेतु का कार्य करता है, एक माध्यम का कार्य करता है जो मुख में आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को आसानी से आमाशय तक पहुँचा देता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे आमाशय में पाचन। ठीक है, तो आइए देखते हैं आमाशय में पाचन की क्रिया कैसे होती है। आमाशय में पाचन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब ग्रास नली के माध्यम से मुख में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन आमाशय में पहुँचता है तो आमाशय में सबसे पहले भोजन से HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो सबसे पहले यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन से मिलता है, जिसका कार्य आपसे पूछा जाएगा कि इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है। तो इसका पहला कार्य है टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करना, टाइलिन को निष्क्रिय करना। ठीक है, अर्थात जो टाइलिन मुख में स्टार्च को पचाने के लिए स्रावित हुआ था वो टाइलिन यहाँ पर आकर उदासीन हो जाता है, अर्थात आमाशय में टाइलिन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिए HCl पहले उसको निष्क्रिय कर देता है। दूसरा इसका कार्य क्या है कि भोजन को अम्लीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है, अम्लीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तीसरा इसका कार्य क्या है, तीसरा इसका कार्य है जीवाणुओं को नष्ट करना, जीवाणुओं को नष्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न पूछे कि मानव शरीर में भोजन के साथ ग्रहण किए गए जीवाणु नष्ट किए जाते हैं किसके किसके द्वारा, तो मुख में यह कार्य लाइसोजाइम किया था। मुख की बात करेगा तो लाइसोजाइम लगाइएगा। ठीक है, लाइसोजाइम यही कार्य मुख में किया था, लेकिन ध्यान में रखिए कि मुख में भोजन लेने के पश्चात यहाँ पर भी जीवाणु पहुँच जा रहे हैं, जबकि जीवाणुओं को नष्ट करने का लाइसोजाइम कार्य कर चुका था। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमारे मुख में पूरी तरह से जीवाणु नष्ट नहीं हुए, तो इसके लिए हम आप जिम्मेदार होते हैं। अर्थात कहा जाता है कि भोजन को कम से कम 30 से 32 बार
चबाना चाहिए। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि लाइसोजाइम और टाइलिन, ये जो दो एंजाइम है लार ग्रंथियों से निकलते हैं, ये अपना कार्य सुचारू ढंग से कर सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले निवाले को मुंह में लेते हैं और दूसरा निवाला तैयार रखते हैं, अर्थात लाइसोजाइम और टाइलिन अपना कार्य सुचारू ढंग से नहीं कर पाता, और ऐसी स्थिति में जो भोजन के साथ जीवाणु हम ग्रहण करते हैं वो हमारे पेट अर्थात अमाशय तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर भी HCl के द्वारा उन जीवाणुओं को नष्ट करने की व्यवस्था स्थापित की जाती है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य किसके किसके द्वारा किया जाएगा, तो लाइसोजाइम भी लगाएंगे और HCl भी लगाएंगे। ठीक है, अर्थात प्रश्न में अगर वर्गीकरण न करे, अर्थात मुंह और अमाशय की बात न करे, तब तो लाइसोजाइम भी लगेगा और HCl भी लगेगा। लेकिन अगर प्रश्न में पूछ ले कि मुख में जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, तब लाइसोजाइम केवल लगेगा, अर्थात HCl ऑप्शन में होते हुए भी केवल लाइसोजाइम लगाना है। और अगर यही प्रश्न पूछ ले कि आमाशय में जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, तो आमाशय में केवल HCl करेगा, अर्थात ऑप्शन में लाइसोजाइम होते हुए भी उसको टिक नहीं करना है। ठीक है, तीनों प्रश्न की प्रकृति समझ में आया। अब देखते हैं इसका जो अगला शेष कार्य है, इसका चौथा कार्य हड्डी के टुकड़ों को पचाकर नष्ट करना। ठीक है, अब ये हड्डी के टुकड़े कहाँ से आते हैं, जब हम नॉनवेज भोजन ग्रहण करते हैं तो उस नॉनवेज भोजन के दौरान भोजन के साथ हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े को भी अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो हड्डी के छोटे टुकड़े हैं उनको पचाने का कार्य HCl के द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर HCl का कार्य पूछे तो HCl का कार्य, ये 4 प्रकार के कार्य का जिक्र करेंगे आप। दूसरा प्रश्न अगर ये पूछे कि हमारे शरीर के किस भाग में HCl स्रावित होता है, तो अमाशय में स्रावित होता है। ठीक है, या कहाँ पर HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, तो अमाशय में। या प्रश्न पूछ ले कि अमाशय में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, तो अमाशय में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा HCl होता है, और इनके कार्य का जिक्र करेगा तो ये चारों कार्य आप लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जब HCl अपना कार्य करके मुक्त हो जाता है, तब की अवस्था में HCl जब इतना कार्य करके मुक्त हो जाता है, तब इसी अमाशय में जठर रस जिसे गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है, इस जठर रस को गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इसे गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है, ये भी यहीं पर स्रावित होता है। ठीक है, अब इस गैस्ट्रिक जूस की जो प्रकृति होती है, अगर हम इसके प्रकृति नेचर की बात करें तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि गैस्ट्रिक जूस की प्रकृति क्या होती है, तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक, अब इस गैस्ट्रिक जूस में देखें तो इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं। ठीक, पहला है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन और तीसरा है म्यूसिन। ठीक है, ये 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। इस तीनों प्रकार के एंजाइम में सबसे पहले म्यूसिन अपना कार्य करता है। और म्यूसिन क्या करता है, म्यूसिन सबसे पहले अमाशय की दीवार पर रक्षात्मक आवरण बनाने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि म्यूसिन के द्वारा ही अमाशय की दीवारों पर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाया जाता है, जिसके कारण पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम का कोई दुष्प्रभाव अमाशय पर नहीं पड़ता। ठीक है, अर्थात अगर यहाँ पर देखा जाए कि म्यूसिन के कार्य को इन दोनों के दुष्प्रभाव से देखें तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन देखिए प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, पेप्टोन में बदल देता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दें कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन कहाँ पर निकल रहा है, अमाशय में। किसका भाग है, जठर रस का। 3 प्रश्न हुआ। तो यहाँ पर देखिए पेप्सिन का कार्य आप देख रहे हैं कि प्रोटीन को पचाना,
प्रोटीन को पचाने का कार्य कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो हमारे मांसपेशियाँ होती हैं, आमाशय की जो दीवार होती है, जो मांसपेशियाँ होती हैं, वो भी मूलतः प्रोटीन की होती है। ठीक है, अर्थात अगर मांस में हम जो मांस का सेवन करते हैं अगर उसमें प्रोटीन है तो पूरा का पूरा जो आमाशय है वो भी प्रोटीन है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि यह पेप्सिन जो है अगर हमारे द्वारा ग्रहण किए गए मांस के टुकड़े को प्रोटीन के हिस्से के रूप में पचा सकता है तो हमारे आमाशय को भी पचाने का कार्य कर सकता है। लेकिन अगर हम इस तरह से देखें तो अब तक तो हमारा आमाशय खत्म हो चुका होता, लेकिन हम क्या देखते हैं कि आमाशय के दीवार पर पेप्सिन नामक इस एंजाइम का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। वो क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि म्यूसिन उस पर एक रक्षात्मक आवरण, इतना चिकना आवरण बना देता है कि यहाँ पर पेप्सिन उसकी दीवारों से चिपक नहीं पाता, और जब तक पेप्सिन उसकी दीवारों से नहीं चिपक पाएगा अच्छी तरह से तब तक पचाने का कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आमाशय की दीवारों पर रक्षात्मक या सुरक्षात्मक आवरण बनाने का कार्य कौन करता है? तो म्यूसिन करता है। दूसरा प्रश्न इस रूप में भी पूछा जा सकता है आपसे कि पेप्सिन और रेनिन नामक पाचक एंजाइमों का दुष्प्रभाव हमारे आमाशय की दीवारों पर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? तो इसका उत्तर क्या लगाएंगे? क्योंकि म्यूसिन ने आमाशय की दीवारों पर एक सुरक्षात्मक आवरण या चिकना आवरण बनाए रखा है। ठीक है, इसी के उपस्थिति के कारण ऐसा कोई दुष्प्रभाव हमारे आमाशय की दीवारों पर नहीं पड़ता। ठीक, अब यहाँ से पेप्सिन क्या पचाएगा? प्रोटीन। किसमें बदलेगा? पेप्टोन में। रेनिन क्या करता है? तो रेनिन देखिए जो दूध हम पीते हैं उस दूध के केसिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो केसिन प्रोटीन को पचाने का कार्य किया। अर्थात अगर हम दूध की बात करें तो दूध में केसिन प्रोटीन होता है, ठीक, और लैक्टोस शर्करा होती है। ठीक है, लैक्टोस शर्करा और केसिन प्रोटीन कहाँ है? दूध में। तो यहाँ पर देखिए जो रेनिन होता है, रेनिन एंजाइम जो जठर रस का भाग है आमाशय में स्रावित होता है, ये केवल केसिन प्रोटीन को ही पचाता है, लैक्टोस शर्करा को पचाने का कार्य नहीं करता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो केसिन एक प्रोटीन हुआ और लैक्टोस शर्करा का मतलब ये कार्बोहाइड्रेट हुआ। तो यहाँ पर केवल दूध का प्रोटीन वाला भाग ही पचता है, किसके द्वारा? रेनिन के द्वारा। ठीक है, और इसको पचा कर ये क्या करता है? दूध को, केसिन प्रोटीन को पचा कर ये कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। ठीक है, अर्थात रेनिन एंजाइम दूध के केसिन प्रोटीन वाले भाग को पचाकर कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। ठीक है, अब इस प्रकार से इसके तीनों एंजाइमों के कार्य को आपने देखा। अब यहाँ से इसी चार्ट से आप बताइए, इसी चार्ट से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आमाशय में दो प्रश्न मैं बना रहा हूं। पहला प्रश्न है किसका पाचन होता है, ठीक है, और दूसरा प्रश्न है किसका पाचन नहीं होता। ठीक, दो प्रश्न यहाँ से स्वभावतः पूछा जा सकता है कि किसका पाचन होता है। तो यहाँ पर देखिए जो भोजन के मुख्य अंश प्रोटीन होते हैं उनका पाचन हुआ, और दूध में भी स्पेशली प्रोटीन का ही पाचन हुआ जो कि केसिन के रूप में उपस्थित था। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर दिया जाएगा पहले प्रश्न का कि आमाशय में किसका पाचन होता है। तो यहाँ उत्तर लगेगा केवल प्रोटीन का। केवल किसका पाचन होगा? प्रोटीन का पाचन होगा। ठीक, अगला प्रश्न होगा कि किसका पाचन नहीं होगा। इसका मतलब कि आप देख रहे हैं कि प्रोटीन के अलावा किसी भी पोषक तत्व का पाचन नहीं हुआ। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा वसा का पाचन नहीं होता, वसा, और दूसरे में कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो वसा का और कार्बोहाइड्रेट का इसका पाचन नहीं होता, लेकिन प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यही तीसरे रूप में क्या पूछा जा सकता है आपसे इसी से कि प्रोटीन के पाचन की क्रिया हमारे शरीर में कहाँ से प्रारंभ होती है। तो अगर यही प्रश्न कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में पूछा जाता कि कार्बोहाइड्रेट की पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, अर्थात स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही हुआ था। लेकिन प्रोटीन के पाचन की क्रिया ये आमाशय से प्रारंभ होती है। ठीक है, प्रोटीन के पाचन
का प्रोटीन के पाचन का प्रारंभ। ठीक है, तो प्रोटीन के पाचन का प्रारंभ कहाँ से होगा? तो प्रोटीन के पाचन क्रिया का प्रारंभ आमाशय से होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रारंभ मुख से होता है। ठीक है, तो इतने चीज़ों से आप लोगों ने आमाशय से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते थे, ठीक है, उस पर आप लोगों ने चर्चा किया है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि आमाशय में उपस्थित एंजाइम कौन कौन से हैं? तो आमाशय में उपस्थित एंजाइम जठर रस के रूप में पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन है। यह प्रश्न पूछा जाएगा कि जठर रस हमारे शरीर के किस भाग में स्रावित होता है? तो जठर रस आमाशय में स्रावित होता है। इसकी प्रकृति क्या होती है? तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। जठर रस में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 3 प्रकार के एंजाइम। कौन कौन से? पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन होता है। तीसरा प्रश्न होगा कि म्यूसिन का कार्य क्या है? तो म्यूसिन का कार्य है आमाशय की दीवारों पर सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करना। ठीक है, दूसरा प्रश्न होगा कि पेप्सिन नामक एंजाइम किसका पाचन करता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और किस में बदल देता है? तो ये अंततः पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, तीसरा होगा कि रेनिन जो दूध का पाचन करता है कहाँ पर स्रावित होगा? तो आमाशय में स्रावित होगा। और दूध के किस भाग का पाचन करता है? तो केवल केसिन प्रोटीन का पाचन करता है और उसे पचाकर कैल्शियम पैराकैल्सिनेट में बदल देता है। ठीक, इतने प्रश्नों के बाद अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आमाशय में किसका पाचन हुआ? तो केवल हम देख रहे हैं कि प्रोटीन का पाचन हुआ और किसका पाचन नहीं हुआ? तो न तो वसा का पाचन होता है, ना ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक, तीनों चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि हमने आपको बताया कि दूध में 2 चीज़ें हैं, एक केसिन प्रोटीन है, दूसरा लैक्टोज शर्करा। तो एक प्रश्न तो यही हो जाएगा कि दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो केसिन। और दूध में उपस्थित शर्करा या कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो लैक्टोज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए केसिन का कार्य क्या है? केसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। ठीक, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो दूध का सफ़ेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, अब यहीं पर ध्यान दीजिए कि हम देखते हैं कि जो गाय का दूध होता है, गाय का दूध ये हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कि हल्का पीला होने का मतलब क्या हुआ? ये सफ़ेद भी है और हल्का पीला है, तो इसका मतलब है कि गाय के दूध में केसिन भी पाया जाता है, क्योंकि इसी के कारण हल्का सफ़ेद होता है, और इसके साथ साथ कैरोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, कैरोटीन भी पाया जाता है और इसी कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ये हल्का पीला हो जाता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि गाय के दूध में हल्के पीले होने का कारण क्या है? तो हल्के पीले होने का कारण केसिन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति है। और प्रश्न केवल यही पूछे आपसे कि पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण है? तो पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण है। इतना प्रश्न आपसे पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अगले भाग में देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखिए, जब आमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है, ठीक है, आमाशय में पाचन, ठीक है, तो आमाशय में भी हम लोगों ने देखा कि केवल प्रोटीन का पाचन हुआ, जबकि वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन की क्रिया यहाँ नहीं शुरू होती। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आमाशय में भी हमारे भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता, अर्थात आमाशय में भी भोजन का केवल आंशिक पाचन हुआ। अब यह आंशिक पाचन होने के बाद आमाशय से यह छोटी आंत में चला जाता है। ठीक है, छोटी आंत में चला जाता है, और छोटी आंत ये मुख्यतः तो 3 भागों में बटी होती है, लेकिन यहाँ पाचन के संबंध में हमको देखना है ग्रहणी अर्थात डाइडेनम और दूसरा इलियम। ठीक है, इन दोनों के विषय में पढ़ना है, छोटी आंत के विषय में। तो यहाँ पर देखिए, आमाशय से पाचन के पश्चात भोजन छोटी आंत के किस भाग में सबसे पहले पहुँचेगा? तो सबसे पहले भोजन ग्रहणी में पहुँचता है। ठीक है, तो अब हम लोग ग्रहणी में पाचन देखते हैं। ग्रहणी में पाचन, ग्रहणी में पाचन, ठीक है। अब ग्रहणी किसका भाग है? तो आप लोगों ने देखा कि ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। ठीक है, तो जब ग्रहणी में भोजन पहुंचता है तो ग्रहणी में भोजन पहुंचने के पश्चात सबसे पहले पित्तरस भोजन से मिलता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पित्तरस ये भोजन से
कहाँ पर आकर मिलेगा, तो ये ग्रहणी में आकर मिलता है। ठीक, अब इस पित्त रस की अगर हम प्रकृति की बात करें कि इसकी प्रकृति क्या होती है, इसका नेचर क्या होता है, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अब हम पित्त रस के निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण यकृत अर्थात लीवर में होता है। ठीक है, लीवर के द्वारा ये निर्मित होता है और स्रावित किया जाता है। लेकिन अगर हम इसके संचय या भंडारण की बात करें तो ये पित्ताशय, गाल ब्लाडर, पित्ताशय में संचित रहता है, पित्ताशय में संचित रहता है और पित्ताशय के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है कहाँ पर, ग्रहणी में। ठीक है, जब ये ग्रहणी में भोजन से मिलता है तो इसका कार्य क्या है, क्यों आकर मिलता है, भोजन से मिलने का कारण क्या है, तो इसका कार्य है वसा का इमल्सन करना, वसा का इमल्सन करना। ठीक है, तो वसा के इमल्सन का कार्य कौन करता है, ये पित्त रस करता है। अर्थात जब हम वसा को देखते हैं तो वसा जो होता है ये जल में अघुलनशील होता है, लेकिन इमल्सन की क्रिया के द्वारा हम इसके बॉन्ड को इतना कमजोर कर देते हैं कि ये जल में घुलनशील योग्य बन जाता है। तो यह कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, पित्त रस के द्वारा। ठीक है, अब इसी वसा के इमल्सन से चीज़ों को यहाँ पर समझिए। जो प्रश्न अतिरिक्त पूछा जाता है कि अगर हम बात करें कि वसा का इमल्सन जो होता है किस माध्यम में होगा, वसा का इमल्सन किस माध्यम में होता है। ठीक है, किस माध्यम में होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर इसकी प्रकृति अर्थात पित्त रस की प्रकृति क्षारीय है, इसका मतलब है कि इसका जो भी इमल्सन की क्रिया होगी किस माध्यम में होगा, तो क्षारीय माध्यम में होगा। ठीक है, क्षारीय माध्यम में। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वसा का इमल्सन किस माध्यम में होगा या किस नेचर में होगा, तो केवल क्षारीय वातावरण में होता है, अम्लीय वातावरण में इसका इमल्सन नहीं होता। ठीक, अब यहीं से ध्यान रखिए, बात अगर हम पित्ताशय की करें जहाँ पर ये संचित रहता है, तो एक चीज़ हम जानते हैं कि कभी कभी हमारे पित्ताशय में स्टोन बन जाते हैं। ठीक है, पित्ताशय में स्टोन या पथरी। ठीक है, तो जो ये स्टोन बनता है, स्टोन किसका बना होता है, किसका बना होता है और किसका पाचन प्रभावित होता है। ठीक, दो प्रश्न यहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं। अगर पित्ताशय में हमारे गाल ब्लाडर में कोई स्टोन बन रहा है तो स्टोन किससे बना होता है, अर्थात किसका यौगिक होता है, तो जो ये स्टोन होता है ये वास्तव में कैल्शियम ऑक्जालेट होता है, कैल्शियम ऑक्जालेट। ठीक है, तो जो हमारे पित्ताशय में पथरी का निर्माण होता है, स्टोन का निर्माण होता है, वो कैल्शियम ऑक्जालेट होता है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पित्ताशय के द्वारा ही पित्त रस को स्रावित करके ग्रहणी तक पहुँचाया जाता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पित्ताशय में स्टोन बन जाएगा तो स्टोन बनने की वजह से, जो भी स्टोन बनेगा उसकी वजह से पित्ताशय से पित्त रस का पूरी तरह से रिलीज होना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर पित्त रस नहीं निकलेगा, इसका मतलब है कि वसा का इमल्सन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वसा के इमल्सन के लिए पित्त रस अनिवार्य है, और अगर पित्त रस ही नहीं रहेगा तो इसका इमल्सन नहीं होगा। और अगर इमल्सन नहीं होगा तो जब तक वसा का इमल्सन की क्रिया नहीं होगी तब तक वसा का पाचन नहीं होगा। इसका तात्पर्य है कि अगर हमारे पित्ताशय में स्टोन या पथरी का निर्माण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वसा का पाचन प्रभावित हो जाता है। ठीक है, वसा का पाचन प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि पित्त रस यहाँ से सुचारू ढंग से रिलीज नहीं हो पाएगा, और अगर ये सुचारू ढंग से रिलीज नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में वसा का पाचन, वो इमल्सन की क्रिया रुक जाएगी, और अगर वसा का इमल्सन पूर्ण रूप से नहीं होगा तो उसका पाचन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं कि पित्ताशय में बनने वाली स्टोन या पथरी किसके पाचन को प्रभावित करता है, तो ये वसा के पाचन को प्रभावित करता है। क्यों प्रभावित करता है, तो उसका रीजन आप लोगों ने जान लिया कि यहाँ से अगर पित्ताशय में कोई पथरी बनेगी तो पित्त रस पूरी तरह से सुचारू ढंग से स्रावित नहीं हो पाएगी। क्लियर हुआ? दोनों प्रश्न समझ में आए कि किसका बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जालेट का बना होता है, और पित्ताशय की पथरी के कारण किसका पाचन प्रभावित होगा, तो ये वसा का पाचन प्रभावित होता है। ठीक है, तो अब देखिए, जब ग्रहणी में पित्त रस निकलता है और पित्त रस निकलने के बाद इतना कार्य कर लेता है, तो इतने कार्य के पश्चात यहाँ पर ग्रहणी में ही अग्न्याशय रस स्रावित होता है।
ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए पित्तरस के विषय में कितने प्रश्न बन सकते हैं। पित्तरस की प्रकृति आपसे पूछा जाएगा, तो प्रकृति आप छारी लगाएंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न होगा कि पित्तरस का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका निर्माण यकृत के द्वारा किया जाएगा। और ये संचित कहाँ रहता है, तो ये संचित पित्ताशय में रहता है। और किस अंग में जाकर निकल कर ये वसा का इमल्सन करेगा, तो ये ग्रहणी में जाकर वसा का इमल्सन करता है। और कार्य अगर पूछा जाए कि पित्तरस का कार्य हमारे शरीर में इसकी उपयोगिता क्या है, तो ये वसा के इमल्सन के लिए अनिवार्य होता है, ठीक। इतना प्रश्न यहाँ से पित्तरस का पूछा जाएगा, जो याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न होगा कि वसा का इमल्सन की क्रिया किस माध्यम में होगी, तो ये केवल क्षारीय माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में नहीं होता, ठीक। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पित्ताशय में जो पथरी होती है वो किसका बना होता है, तो पित्ताशय में निर्मित पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। और इसकी वजह से वसा का पाचन प्रभावित हो जाता है, ठीक। इतने प्रश्न समझ में आए। इतने कार्य के पश्चात अब यहाँ पर ग्रहणी में ही अग्न्याशय रस निकलेगा, जो कि अग्न्याशय ग्रंथ से निकलता है पैंक्रियाज ग्लैंड से, ठीक है। तो इस अग्न्याशय रस में देखिए, अग्न्याशय रस में कुल 3 एंजाइम होते हैं। यहाँ भी 3 एंजाइम हैं। पहला है इसमें ट्रिप्सिन, पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है एमाइलेज, ठीक। ये 3 एंजाइम हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो एक प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज ये किसके भाग हैं, तो ये अग्न्याशय रस के भाग हैं, ठीक है। ये अग्न्याशय रस के भाग हैं और कहाँ पर स्रावित होते हैं, तो ग्रहणी में स्रावित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, तो ट्रिप्सिन जो प्रोटीन होता है, ठीक, प्रोटीन और साथ ही साथ जो पेप्टोन, जिसको पेप्सिन ने बदल कर किया था, तो इस प्रोटीन और पेप्टोन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाकर पॉलीपेप्टाइड में बदलेगा, तो पॉलीपेप्टाइड में बदलता है ट्रिप्सिन और पेप्टोन में कौन बदलेगा तब, पेप्सिन। दोनों के प्रकृति को समझ के ही ऑप्शन आपको चयन करना है। और इसका जो है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम की बात करेगा तो पेप्सिन भी लगेगा और ट्रिप्सिन भी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लाइपेज क्या करता है, तो लाइपेज जो इमल्सीकृत वसा है, अर्थात जिस वसा को पित्तरस के द्वारा इमल्सन हो चुका है उसी वसा को पचाने का कार्य करता है, वसा को पचाने का कार्य करेगा। और वसा को पचाकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है, अर्थात वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वसा के जो पाचन की क्रिया प्रारंभ हुई, वसा के पाचन की क्रिया ये ग्रहणी से प्रारंभ होता है, ठीक है, ग्रहणी से प्रारंभ। अब ग्रहणी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो छोटी आंत, छोटी आंत। क्लियर हुआ ये चीज कि वसा के पाचन का प्रारंभ कहाँ से होगा, तो ग्रहणी अर्थात छोटी आंत से होता है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले ना तो मुख में वसा का पाचन हुआ था, ना ही आमाशय में पाचन हुआ था। पाचन की क्रिया सबसे पहले छोटी आंत के ग्रहणी में ही प्रारंभ होती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से वसा के संदर्भ में जान लीजिए कि वसा के इमल्सन की बात आएगा तो पित्तरस लगाइएगा, और वसा पाचक एंजाइम आएगा तो लाइपेज आपको लगाना है। क्लियर। अब देखिए एमाइलेज क्या करता है, तो एमाइलेज स्टार्च को पचाता है, ठीक है, स्टार्च को पचाएगा और स्टार्च को पचाकर ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए स्टार्च को पचाने वाले एंजाइम की बात अगर करें तो मुख में टाइलिन और ग्रहणी में एमाइलेज, अर्थात टाइलिन और एमाइलेज ये दोनों भोजन के स्टार्च वाले भाग को पचाने का कार्य करते हैं। लेकिन टाइलिन स्टार्च का आंशिक पाचन करता है, लेकिन एमाइलेज स्टार्च का पूर्ण पाचन करता है, ठीक है। यहाँ पर एमाइलेज के द्वारा स्टार्च का पूर्ण पाचन किया गया। क्यों? क्योंकि स्टार्च अब किस में बदल गया, स्टार्च अब ग्लूकोज में बदल गया। और स्टार्च क्या था, तो ये पॉलीसेकेराइड था, और यहाँ पर ग्लूकोज को आप देख रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड होता है। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी पदार्थ का जब कोई पाचन होता है तो पाचन की क्रिया तब तक होती है जब तक वो सूक्ष्म कणों में बदल जाए। तो यहाँ पर स्टार्च को आप देख रहे हैं कि स्टार्च पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में बदल गया। इस प्रकार से यहाँ स्टार्च के पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। क्लियर। इतने प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसी अग्न्याशय रस के संदर्भ में आप देखिए,
अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, जो संभावित प्रश्न है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब हम बात करते हैं मुख और आमाशय। मुख और आमाशय। मुख में आपने देखा था कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, आमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ, ठीक। इसका मतलब कि अगर हम बात करें मुख की, तो मुख में कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट का तो पाचन हुआ था, लेकिन प्रोटीन का और वसा का पाचन नहीं हुआ था। और अगर हम आमाशय की बात करें तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ, लेकिन वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ। लेकिन अगर हम छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत के ग्रहणी में इस अग्न्याशय रस के द्वारा, अग्न्याशय रस के द्वारा यहाँ पर देख रहे हैं प्रोटीन का भी पाचन हो रहा है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो रहा है स्टार्च के रूप में, और वसा का भी पाचन हो रहा है। तो एक साथ 3 महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को पचाने के कारण ही अग्न्याशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं, या हमारे मानव शरीर से निकलने वाले किस एंजाइम को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी जाती है। तो अग्न्याशय रस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि यह एक साथ 3 महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को एक ही स्थान पर पचाने का कार्य कर रही है। क्लियर हुआ? तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा कि पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है, तो अग्न्याशय रस को कहा जाता है, ठीक है। अब जब ग्रहणी में इतनी क्रिया हो जाती है, तो इतनी क्रिया के पश्चात अब यह जो भोजन बचा हुआ है, यह भोजन छोटी आंत के इलियम में पहुंचेगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत, ये ग्रहणी और इलियम, ग्रहणी और इलियम 2 भागों में बंटा होता है, ठीक है। तो आमाशय में भोजन के आंशिक पाचन के पश्चात भोजन ग्रहणी में सबसे पहले पहुंचता है, ठीक है। अब जब ग्रहणी में पाचन की क्रिया हो जाती है, तो ग्रहणी में पाचन की क्रिया के पश्चात भोजन इलियम में पहुंचता है, ठीक है। अब इस इलियम में देखिए यहाँ पर आंत्ररस निकलता है, आंत्ररस, ठीक है, जिसे स्टेटाइन जूस कहा जाता है। अब इसके प्रकृति की अगर हम बात करें कि इसकी प्रकृति क्या होती है, तो इसकी भी प्रकृति क्षारीय होती है, इसकी भी प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। तो प्रकृति की बात याद रखिएगा, प्रकृति क्षारीय होती है। और अगर हम बात करें कि एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितने लीटर आंत्ररस स्रावित करता है, ठीक है। तो अगर कोई मनुष्य है, स्वस्थ अवस्था में है, कोई बीमारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर से 2 लीटर आंत्ररस स्रावित होना चाहिए। ये लगभग की बात किया जाए, ठीक है, लगभग 2 लीटर आंत्ररस स्रावित होता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितने लीटर आंत्ररस स्रावित कर सकता है, तो मैक्सिमम 2 लीटर तक, ठीक है, या लगभग 2 लीटर तक स्रावित करता है, ठीक। और इसकी प्रकृति क्या होती है, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अब इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं उनके विषय में देखा जाए, एंजाइम जो होते हैं, तो इसमें देखिए एंजाइम जो होते हैं, पहला है इरेप्सिन, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है लैक्टेस, चौथा है सुक्रेस, और 5वां है माल्टेस, ठीक है। इरेप्सिन क्या करता है? इरेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन, और प्रोटीन को पचाकर ये अमीनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है, ठीक। यहाँ पर लाइपेज फिर वही करेगा, वसा को पचाएगा, और वसा को पचाकर वसीय अम्ल अर्थात फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है, ग्लिसरॉल में बदल देगा। और यहाँ से लैक्टेस, सुक्रेस और माल्टेस, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके इसे ग्लूकोज में बदल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इरेप्सिन किसको पचाया है, तो इरेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, ठीक। अब यहाँ से प्रोटीन का पाचन आप देख रहे हैं कि अगर हम प्रोटीन के पाचक एंजाइम की बात करें, प्रोटीन पाचक एंजाइम की बात करें, तो ये पेप्सिन भी है, ठीक, ट्रिप्सिन भी है और इरेप्सिन भी है,
ठीक है। अर्थात पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन ये तीनों प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं। लेकिन अगर हम बात इरेप्सिन की करें तो इरेप्सिन को कहा जा सकता है पूर्ण प्रोटीन पाचक एंजाइम। ठीक है, पूर्ण प्रोटीन पाचक एंजाइम, क्योंकि किसी भी प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसका सूक्ष्मतम इकाई की बात करें कि प्रोटीन का जो निर्माण या उसकी सूक्ष्मतम इकाई तो ये अमीनो अम्ल होता है। अर्थात अमीनो अम्ल के जुड़ने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन अपने सूक्ष्मतम रूप में टूट चुका है अमीनो अम्ल में, इसका मतलब है कि यहाँ पर आकर प्रोटीन का पाचन पूर्ण हुआ। यहाँ पर लाइपेज फिर वही वसा और ग्लिसरॉल में पचाकर पूरी तरह से वसा का पाचन कर देता है, और लैक्टेज, सुक्रेज और माल्टेज ये कार्बोहाइड्रेट को पचाकर ग्लूकोज में बदल देते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्मतम रूप है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इलियम में आकर, छोटी आंत के इलियम में आकर पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, तो पाचन की जो क्रिया मुख से प्रारंभ हुआ था वो छोटी आंत के इलियम में आकर पूर्णतः संपन्न हो जाती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छोटी आंत के इलियम के संदर्भित अगर बात किया जाए तो इलियम में आंतरस निकलता है। ठीक, आंतरस कहाँ स्रावित होगा तो छोटी आंत के इलियम में। अगर ऑप्शन में इलियम ना लिखा रहे तो छोटी आंत लगाना है, और छोटी आंत ना लिखा रहेगा तो इलियम लिखा रहेगा। तो यह आंतरस इलियम में या छोटी आंत में स्रावित होगा, जो कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन 2 लीटर तक लगभग स्रावित होता है। इसकी प्रकृति की बात किया जाए तो प्रकृति क्षारीय होता है, और इसमें शामिल एंजाइम की बात किया जाए तो इरेप्सिन, लाइपेज, लैक्टेज, सुक्रेज और माल्टेज होते हैं, जिसमें इरेप्सिन प्रोटीन को पचाकर अमीनो अम्ल में बदल देता है, लाइपेज वसा को पचाकर वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, लैक्टेज, सुक्रेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ग्लूकोज में बदल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटी आंत तक आते आते भोजन का पाचन लगभग पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जब पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो पाचन की क्रिया के पूर्ण होने के पश्चात पाचन क्रिया पूर्ण होने के पश्चात पाचन क्रिया जब पूर्ण हो जाती है तो इसके बाद भोजन के अवशोषण, भोजन के अवशोषण की बात आती है। ठीक है, जब पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी तो इसका मतलब है कि यहाँ से अब हमको जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व, ठीक है, तो इन पोषक तत्वों को अब ग्रहण करने की बारी आती है। जैसा कि हमने पोषण में आपको बताया था कि भोजन से निकलने वाले पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया पोषण कहलाती है। तो जो हम भोजन करते हैं इसीलिए करते हैं क्योंकि भोजन से हमको पोषण की प्राप्ति होगी। ठीक है, हमको हमारा पोषण होगा। ठीक है, तो इस पोषण की बारी अब आती है जब ये पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इसका मतलब कि अब हमारे शरीर में जो भोजन हम ग्रहण किए थे वो भोजन कार्बोहाइड्रेट में बदल चुका है, वसा में बदल चुका है, ठीक है, प्रोटीन में बदल चुका है, विटामिन में बदल चुका है, ठीक, खनिज भी इससे स्रावित हो चुका है, और लास्ट में जल जो भोजन के बाद हम ग्रहण करते हैं। तो ये जो सारे पोषक तत्व हैं इन पोषक तत्वों को अवशोषण या ग्रहण करने की बात आती है। ठीक है, तो अवशोषण का मतलब एब्जॉर्ब करना होता है, अर्थात जब हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा इन पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है तो इसी क्रिया को अवशोषण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये अवशोषण की क्रिया कहाँ होगी, तो अवशोषण की क्रिया मुख्यतः छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, ये छोटी आंत में होगा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पोषक तत्वों के या भोजन के अवशोषण की क्रिया कहाँ होगी, तो ये छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में देखिए एक संरचना पाई जाती है, छोटी आंत की संरचना जिसे कहा जाता है रसांकुर या अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है विलाई। ठीक है, तो इसी विलाई या रसांकुर की संरचना के द्वारा इन पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा
कि अवशोषण की क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है, तो अवशोषण की क्रिया मुख्यतः छोटी आंत में होती है। और छोटी आंत के किस भाग से, तो यह रसांकुर या बिलाई संरचना के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इतने प्रश्न आपको यहाँ से याद रखना है अवशोषण से। अब इसी अवशोषण में हम आपको बताएं कि अगर अवशोषण पोषक तत्वों का पूछे, तो पोषक तत्वों या भोजन के मुख्य भाग का अवशोषण ये छोटी आंत में होता है। लेकिन अवशोषण में अगर प्रश्न आपसे पूछ ले दवा या औषधि का, जो हम दवा खाते हैं किसी भी रोग के ठीक होने के लिए, या एल्कोहल का या ग्लूकोज का, ठीक है, तो दवा, एल्कोहल और ग्लूकोज इन तीनों का अवशोषण आमाशय में ही हो जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अर्थात प्रश्न की प्रकृति क्या होगी, अगर प्रश्न में भोजन के अवशोषण या पोषक तत्वों के अवशोषण की बात पूछे तो छोटी आंत में और रसांकुर बिलाई की संरचना के द्वारा किया जाता है। लेकिन प्रश्न में अगर पूछ ले कि दवा का अवशोषण, एल्कोहल का अवशोषण और ग्लूकोज का अवशोषण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो ये आमाशय में ही होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर हम अवशोषण की देख रहे हैं कि पूरे पाचन क्रिया का जो चरण हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर देखिए मुख से प्रारंभ हुआ, ठीक है, मुख के बाद ये ग्रास नली में आया, ग्रास नली में के द्वारा ये आमाशय में पहुंचाया गया। ठीक है, आमाशय में हम ये जानते हैं कि भोजन जो होता है 4 से 6 घंटे तक रुका रहता है। इसके बाद ये छोटी आंत में आता है। ठीक है, अब छोटी आंत में जब ये आएगा तो छोटी आंत में भी पहले ग्रहणी में पाचन होगा, ग्रहणी में पाचन क्रिया के पश्चात इलियम में पाचन होगा। तो इस क्रिया के द्वारा अगर हम यहाँ पर छोटी आंत में आकर इसका अवशोषण करने का प्रयास करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम दवा सुबह खाएंगे और सरदर्द शाम को आराम होगा। ठीक, लेकिन हम देखते क्या हैं, हम ये देखते हैं कि दवा खाने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट के बाद हमको रिलीफ होने लगता है। इसका कारण यही है कि जब हम दवा को मुख में लेकर अंदर ग्रहण करते हैं तो सीधे ग्रास नली के द्वारा आमाशय में पहुंचा दिया जाता है और आमाशय में ही इसका अवशोषण हो जाता है। इसीलिए दवा खाने के 10-15 मिनट बाद हमको रिलीफ हो जाता है। यही चीज़ ग्लूकोज में भी होता है कि ग्लूकोज लेने के बाद जो भी हम ग्लूकॉन-डी या ग्लूकोज के अन्य स्रोत लेते हैं तो उसके बाद हमको तत्काल एनर्जी क्यों मिलती है, क्योंकि इसका अवशोषण आमाशय में हो जाता है। अगर ये छोटी आंत तक पहुंचने की बात होती तो ऐसी स्थिति में ग्लूकोज को लेने के बाद भी हमको कुछ देर के बाद, घंटों के बाद, कम से कम 3-4-5 घंटे के बाद एनर्जी प्रोवाइड होता है। लेकिन हम देखते क्या है कि ग्लूकोज युक्त कोई भी भोजन हम लेते हैं तो तत्काल हमको एनर्जी मिल जाता है। इसी प्रकार से एल्कोहल में भी होता है कि एल्कोहल को लेने के बाद कुछ ही देर के बाद व्यक्ति जो होता है मादक प्रवृत्ति में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि दवा, एल्कोहल और ग्लूकोज, अर्थात प्रश्न में अगर ये दबाव दे दे कि दवा का अवशोषण कहाँ है, अर्थात पोषक तत्व का अवशोषण न देकर केवल दवा की बात, अल्कोहल की बात अथवा ग्लूकोज की बात करें तब आमाशय लगाना है। लेकिन भोजन के मुख्य भाग अथवा पोषक तत्वों के अवशोषण की बात करें तो छोटी आंत में लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने जो पाचन की क्रिया थी ये कितने चरण में हुआ और भोजन के पाचन के पश्चात जो पोषक तत्व होते हैं इनका अवशोषण कैसे होता है और कहाँ होता है, इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा किया है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद साथियों।